नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक रेजिडेंट डॉक्टर की बेरहमी से हुई बलात्कार और हत्या की घटना के बाद 13 अगस्त 2024 से इस मामले की जांच सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। इस मामले के अंतर्गत 7 अभियुक्तों के सीबीआई द्वारा पॉलीग्राफ टेस्ट किए जा चुके हैं। वस्तुतः हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक के अंतर्गत पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और साथ ही नार्को विश्लेषण कितने महत्वपूर्ण है। इनके संदर्भ में अगर कोर्ट के निर्णय आए हैं तो वो कोर्ट के निर्णय क्या है और इन टेक्निक्स को, झूठ को पकड़ने वाली इन टेक्निक्स को कितना विश्वसनीय माना जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हमें देखना है कि जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक है उसके अंतर्गत किन किन को शामिल किया जाता है। वस्तुतः 3 चीजें इसमें शामिल होती हैं। एक होता है नार्को विश्लेषण, एक होता है पॉलीग्राफ टेस्ट और तीसरा है ब्रेन मैपिंग। इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे और यही जानेंगे कि इनकी आलोचना क्यों की जाती है। साथ ही इनके संदर्भ में कुछ हाईकोर्ट्स के महत्वपूर्ण निर्णय हैं जो कि वर्ष 2010 से पूर्व की स्थिति को स्पष्ट करते हैं। 2010 वो एक बिंदु है जहां पर इन टेक्निक्स के बारे में एक बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट द्वारा खड़ा किया गया सेल्वी मामले के अंतर्गत। तो इस सेल्वी मामले वर्ष 2010 में के इस मामले को भी जानने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक है, चाहे वो ब्रेन मैपिंग हो, चाहे वो नार्को परीक्षण हो, नार्को विश्लेषण हो और चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो, उसके अंतर्गत किस तरह की मौजूदा चिंताएं मौजूद हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 और 3 से जुड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं और साथ ही क्योंकि इसमें डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, ब्रेन मैपिंग की बात हुई है, पॉलीग्राफ टेस्ट की बात हुई है, तो आप इसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी खंड से भी जोड़ सकते हैं, यानी प्रश्न पत्र 3 से भी ये जुड़ जाएगा। हम आगे बढ़े इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल भी आपको इन न्यूज दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि सीबीआई ने दुष्कर्म और हत्या से जुड़े 7 व्यक्तियों पर पॉलीग्राफ परीक्षण का एक सेकेंड राउंड पूरा किया है। किन व्यक्तियों का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया है? ये पॉलीग्राफ टेस्ट जुड़ा हुआ है किन आरोपियों से? कोलकाता में आप जानते हैं कि हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक रेजिडेंट डॉक्टर के खिलाफ बहुत ही बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई, उनके साथ बलात्कार की घटना हुई। तो इसमें मुख्य अभियुक्तों के 7 अभियुक्तों के पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो इस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं जिनका नाम है संदीप कुमार घोष। 4 डॉक्टर हैं जिन्होंने इस घटना से यानी अपराध की घटना से कुछ घंटे पहले ही पीड़िता के साथ डिनर किया था। साथ ही इस मामले का एक मुख्य आरोपी है जो कि नागरिक पुलिस स्वयं सेवक है, सिविल पुलिस वॉलंटियर है, संजय रॉय, और साथ ही संजय रॉय का एक सहयोगी पुलिस वॉलंटियर है जिसके नार्को टेस्ट किए गए हैं। इन 7 व्यक्तियों के नार्को टेस्ट संपन्न किए गए हैं। साथ ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दूसरे दौर के परीक्षण करने की आवश्यकता, दूसरे दौर के पॉलीग्राफ टेस्ट करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि इस कॉलेज के जो भूतपूर्व प्रिंसिपल हैं, जो पूर्व प्राचार्य हैं संदीप कुमार घोष, उनके जो टेस्ट हुए हैं उसके उत्तरों में एक असंगतता, इनकंसिस्टेंसी देखने में आई है। उनसे जो पिछली पूछताछ हुई थी और जो वर्तमान में पूछताछ चल रही है, इनके उत्तरों में लगातार इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है और इसलिए दूसरे दौर के पॉलीग्राफ टेस्ट किए गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी और सीबीआई ही इस पूरे मामले की जांच 13 अगस्त 2024 से कर रही है। इससे पहले कोलकाता अदालत ने पहले पॉलीग्राफ परीक्षण को अधिकृत किया था और साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में संजय रॉय को भेज दिया था। तो ये पूरा मामला है, इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि झूठ को पहचानने वाली जो टेक्निक है जिसको हम डिसेप्शन डिटेक्शन टेक्निक के नाम से जानते हैं, तो ये टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये टेस्ट कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत 3 टेस्ट आते हैं जो कि व्यक्ति के झूठ को पकड़ने में सक्षम माने जाते हैं। कौन कौन से टेस्ट हैं? पॉलीग्राफ परीक्षण है, नार्को विश्लेषण है और ब्रेन मैपिंग है। जैसे पॉलीग्राफ परीक्षण में क्या किया जाता है कि एक सेंसिटिव इलेक्ट्रोड के माध्यम से व्यक्ति से कई प्रश्न पूछे जाते हैं और जब व्यक्ति से
परीक्षा कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रकार की शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती है। सेंसिटिव इलेक्ट्रोड के माध्यम से अलग अलग तरह की शारीरिक प्रतिक्रियाओं का एक संख्यात्मक मापन किया जाता है। अलग अलग तरह की शारीरिक प्रतिक्रियाओं के संख्यात्मक मापन के माध्यम से उत्तरों के विश्लेषण के माध्यम से उत्तरों की तुलनात्मक स्थिति को जांच करके सत्यता का पता लगाने की कोशिश की जाती है। किस तरह की शारीरिक प्रतिक्रियाओं को इसके अंतर्गत मापा जाता है? जैसे ब्लड प्रेशर को मापा जाता है, त्वचा की प्रतिक्रिया और खासतौर से पसीने की स्थिति की जांच की जाती है। उसी तरह से ब्रीदिंग यानी श्वास और पल्स का भी मापन किया जाता है और संख्यात्मक स्तर पर मापन किया जाता है। उसी तरह से अगर हम नार्को विश्लेषण की बात करें तो नार्को विश्लेषण में सोडियम पेंटोथल का एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे व्यक्ति करीब करीब बेहोशी की स्थिति में चला जाता है, एक सम्मोहन की स्थिति में चला जाता है और उसकी झूठ को छिपाने की जो ताकत है, जो क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है और इस प्रकार से सच को सामने लाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह से अगर हम ब्रेन मैपिंग की बात करें तो ब्रेन मैपिंग में चेहरे और गर्दन से इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से व्यक्ति की तंत्रिका गतिविधि यानी न्यूरल एक्टिविटीज को मापा जाता है, उनका एक मापन करने का, उनको मेजर किया जाता है और विशेष रूप से मस्तिष्क तरंगों को इसके अंतर्गत देखा जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, अगर उसके सामने कुछ परिचित स्टिमुली यानी परिचित उत्तेजनाओं को लाया जाता है, चाहे वो आवाज के रूप में हो, चाहे किसी तस्वीर के रूप में हो, तो उससे कुछ ब्रेन तरंगे उत्पन्न होती है और इन ब्रेन तरंगों के मापन के माध्यम से किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ा जा सकता है ब्रेन मैपिंग के माध्यम से। लेकिन इन सभी तीनों तकनीक की आलोचना भी की जाती है और वर्ष 2010 में इंडियन मेडिकल जर्नल में एक पत्र प्रकाशित हुआ था और यह कहा गया था कि इन तकनीकों की झूठ पकड़ने की क्षमता पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, उस पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह है। इसलिए इस तरह की टेक्निक लगातार आलोचना का भी शिकार रही है और इनकी व्यावहारिक अनुप्रयोग पर भी लगातार सवाल उठे हैं। इसी के संदर्भ में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि कोर्ट इस संदर्भ में क्या कहता है। ये जो डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट है, इसके संदर्भ में कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है और विशेष रूप से पहले हम 2006 के 2 निर्णयों को जान लेते हैं जो कि वस्तुतः हाई कोर्ट के निर्णयों से जुड़े हुए हैं। इसमें 2010 से पूर्व के जो कोर्ट के निर्णय हैं, विशेष तौर से हाई कोर्ट के निर्णय हैं, वो वस्तुतः डिटेक्शन टेक्निक का, झूठ पकड़ने वाली पहचान परीक्षणों का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं और सामान्य तौर से अभियुक्त की असहमति को अप्रासंगिक मानते हैं। यानी उनका कहना यह है कि ये टेस्ट किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, इसमें अभियुक्त की सहमति अनिवार्य नहीं है, उसकी सहमति के बिना भी ये टेस्ट उस पर किए जा सकते हैं सच को सामने लाने के लिए। ये स्थिति है 2010 से पूर्व की। कौन कौन से निर्णय हैं? वर्ष 2006 का एक निर्णय है केरल हाई कोर्ट का, रोजो जॉर्ज बनाम पुलिस उपाधीक्षक के मामले में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में जो अपराधी हैं ये बहुत परिष्कृत तकनीक का प्रयोग करते हैं, बहुत ही परिष्कृत तरीके से, रिफाइंड तरीके से अलग अलग तरह के अपराधों को जन्म देते हैं और इसलिए इस तरह के परीक्षणों का यानी डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट का इस्तेमाल करके सच को बाहर लाया जा सकता है। इस तरह के परीक्षणों को इसने आवश्यक माना और ये कहा कि इस तरह के परीक्षणों को हमेशा विशेषज्ञ के पर्यवेक्षण में यानी ऑब्जर्वेशन में किया जाना चाहिए, एक्सपर्ट्स के। ये कोर्ट का कहना था, केरल उच्च न्यायालय का। साथ ही वर्ष 2006 में दिनेश डालमिया बनाम राज्य मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने भी ये कहा कि हिरासत में हिंसा के मुकाबले एक सुरक्षित विकल्प के रूप में इन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप हिरासत में हिंसा के माध्यम से किसी से सच उगलवाना चाहते हैं, सच की जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो उससे बेहतर है ये टेस्ट करना और बिना हिंसा के सच को जानने का प्रयास करना। इसी तरह से वर्ष 2008 का एक मामला है श्री शैलेंद्र शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य का मामला है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि गहन जांच के लिए नार्को विश्लेषण परीक्षण किए जा सकते हैं, यह आवश्यक है और किसी भी प्रकार से इस संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। यह दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय था। लेकिन वर्ष 2010 में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने इस पूरी स्थिति को पलट दिया। इस निर्णय के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन इस पीठ में शामिल थे जिसने ये निर्णय दिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो झूठ को पहचान करने वाले परीक्षण हैं, टेस्ट हैं, ये अभियुक्त की सहमति से ही किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को आत्मदोषी ठहराने का अधिकार
आत्मदोषी ठहराने के अधिकार से बचाव दिया गया है, उससे बचने का अधिकार प्रदान किया गया है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को आत्मदोषी ठहराए जाने के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है और वो संविधान के आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत दिया गया है। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई स्टेटमेंट देने या किसी विषय पर मौन रहने का भी अधिकार है, और ये स्टेटमेंट देने, बयान देने और मौन रहने का अधिकार उसके गोपनीयता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर करना भी उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है, और संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो प्रदान किया गया है उसका उल्लंघन है। साथ ही न्यायालय ने यह भी माना कि इस तरह के परीक्षणों के जो बयान आते हैं उनकी विश्वसनीयता का समर्थन नहीं किया जा सकता, उनकी विश्वसनीयता के समर्थन में बहुत कम साक्ष्य हैं, और इनको न्यायालय के अंतर्गत कन्फेशन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, यानी स्वीकारोक्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इनकी स्वीकार्यता पर न्यायालय ने सवाल खड़ा किया, और साथ ही यह भी कहा कि यदि परीक्षण के परिणाम स्वयं स्वीकार्य नहीं होते, परंतु स्वैच्छिक रूप से दी गई जानकारी के परिणाम स्वरूप प्राप्त साक्ष्य का उपयोग न्यायालय में किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी के ऊपर ये परीक्षण किए जाते हैं और वो कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त देता है कि किसी हत्या के मामले में इस्तेमाल हथियार उस स्थान पर रखा हुआ है, और बाद में जांच करने के बाद उस स्थान पर वो हथियार मिल जाता है, तो व्यक्ति का बयान अपने आप में न्यायालय में इस्तेमाल नहीं, एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि पुलिस की वो जांच जिस स्थान पर चाकू मिला है उस वेपन को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय ने ये बात भी कही। साथ ही न्यायालय का कहना था कि जिन व्यक्तियों पर इस तरह के परीक्षण किए जाते हैं, जिन अभियुक्तों पर इस तरह के परीक्षण किए जाते हैं, उनको कुछ अधिकार भी प्राप्त हैं, कुछ कानूनी सुरक्षाएं भी प्राप्त हैं। जैसे उनको इन व्यक्तियों को वकील तक पहुंच होनी चाहिए, साथ ही इन परीक्षणों के नकारात्मक प्रभावों की इनको जानकारी दी जानी चाहिए, निहितार्थों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसी व्यक्ति की सहमति को मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष औपचारिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए, और इस संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो गाइडलाइंस हैं उनको भी पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बातें कही। तो हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में किस तरह की चिंताएं इन परीक्षणों से संबंधित हैं, इन टेस्ट से लेकर के जुड़ी हुई है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2010 के निर्णय के बाद भी लगातार भारत में इस तरह के पॉलीग्राफ टेस्ट का उपयोग, नार्को टेस्ट का उपयोग एक तरह से आम हो चुका है, और कई मामले सामने आते हैं जहां पर इस तरह के टेस्ट का प्रयोग किया गया है। चाहे वो शीना बोरा की गुमशुदगी 2012 का मामला हो, हाथरस सामूहिक बलात्कार 2020 का मामला हो, या श्रद्धा बोकर की हत्या 2022 जैसे हाई प्रोफाइल मामले हो, यहां पर आपको इस तरह के परीक्षणों की स्थिति देखने को मिल जाएगी। इस तरह के परीक्षणों पर एक महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है, द ट्रुथ मशीन्स, वायलेंस पोलिसिंग एंड साइंटिफिक इंटरोगेशन इन इंडिया। ये किताब लिखी है जिनी लोकनीता ने, और इसके अंतर्गत कहा है कि पॉलीग्राफ और नार्को विश्लेषण की आक्रामक प्रकृति बहुत ही महत्वपूर्ण चिंता को उजागर करती है, और सवाल उठाती है कि क्या पुलिस हिरासत में वास्तविक सहमति प्राप्त कर सकती है, यानी अगर कोई व्यक्ति हिरासत में है तो क्या वो वास्तविक सहमति दे रहा है इस तरह के परीक्षणों पर। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। और साथ ही उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए, जैसे वर्ष 2006 में मुंबई विस्फोट का मामला हो, और चाहे 2007 में मक्का मस्जिद विस्फोट का मामला हो, इसके अंतर्गत देखने में आया है कि किस प्रकार से शारीरिक दुर्व्यवहार के साथ साथ जबरन नार्को विश्लेषण के मामले दर्ज किए गए। इस तरह की चिंताएं भी व्यक्त की गई है। साथ ही एक महत्वपूर्ण चिंता ये व्यक्त की गई है कि न्यायालय में इस तरह की चीजों का दुरुपयोग किया जा सकता है। किस तरह की चीजों का दुरुपयोग किया जा सकता है कि मान लिया कोई व्यक्ति इस तरह के टेस्ट नहीं करवाना चाहता है, चाहे वो नार्को विश्लेषण हो, चाहे पॉलीग्राफ टेस्ट हो, और चाहे ब्रेन मैपिंग हो, तो उसके इनकार का, उसके अनिच्छा का इस्तेमाल कोर्ट में ये कहने के लिए किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये दोषी है व्यक्ति, और इसीलिए इस तरह के टेस्ट से बचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका, इन टेस्ट का एक दुरुपयोग भी न्यायालय में किया जा सकता है। इस तरह की चिंताएं मौजूद है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण विधि या विधियां डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट DDT में शामिल की जाती है या है? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को विश्लेषण, या उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।